हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैट सुरेंद्र कुशवाहा आज आपके सामने एक बिल्कुल नया केस लेके आया हूँ बफेलो का। आप जो भैंस देख रहे हैं ये बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, बैठी है। और आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें नीचे कुछ डला हुआ है। देखिए ये पानी का भरा हुआ तसला रखा हुआ है और उसके पास में ये कुछ है, मैं उठा रहा हूँ। जैसे कि कोई सांप हो या कोई रस्सी हो, या ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई धागा हो, कोई सेगमेंट टाइप का, या कोई कोई फीता हो। तो दोस्तों ये जो भैंस थी इसने डायरिया किया एकदम, और डायरिया के साथ में ब्लड आया और ये उसमें से फीते टाइप के उसमें से निकले। और भैंस एकदम बैठ के रह गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, ना ही कुछ खा रही है, ना ही कुछ। किसान ने फ़ोन लगा के बताया कि डॉक्टर साहब ये समस्या हो रही है। हमने उसको देखा जाके, टेम्परेचर लगभग 102.5 था, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, और एल्कोलोसिस था। और बिल्कुल भी कुछ भी खा पी नहीं रही थी, और उठ तो बिल्कुल ही नहीं पा रही थी, कोई भी उसमें मूवमेंट जाना नहीं था, जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा। अब आगे और देखेंगे। फिर हमने इसमें एक इंजेक्शन लगाया है, बस कौन सा, मैग्लोडाइन इंजेक्शन, और एक CPM इंजेक्शन। उसके बाद में फिर हमने उसका इलाज आगे के लिए किया। दोस्तों आप जो वर्तमान में जो देख रहे हैं, जो तसला में पानी भरा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लकड़ी में टांगे हुए हूँ। ये कोई सेगमेंट है, ये टैपवर्म का, या कोई फीता कृमि है ये। इसे हम अपनी भाषा में पटेर या फिर पेट के कीड़ा बोलते हैं। फिर इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद बफेलो खड़ी हो गई थी, तो हमने इसको अच्छे से बंधवाया, अच्छे से कंट्रोल करवाया, और उसका फिर इलाज स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें एक ड्रिप लगाई है। ड्रिप के तौर पे उसमें RL या रिंजर लैक्टेट ड्रिप का यूज किया है, क्योंकि जब भी भैंसों को बोतल लगाएं या कुछ भी करें तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करवाएं, या फिर उनको अच्छे से लिटा लें। लेकिन भैंस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी, ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसको अच्छे से आगे बंधवाया और ऐसे ही नॉर्मली पकड़वा लिया। और बहुत ही परेशान होके उसमें हमने ड्रिप लगा दी आसानी से। आप देख रहे हैं ड्रिप। और मैं आपको बता दूं कि जो फीताकृमि भैंसों को बनते हैं, वो बनते कैसे हैं। वो इनने बताया कि भैंस तालाब में थोड़ा बहुत कभी कभी चरने जाती थी, तो उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे जो तालाब के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्नेल टाइप के, या फिर और भी जानवर वहाँ पे चरने जाते थे, तो उनके गोबर में जो लार्वा निकलते हैं, जैसे मान लो किसी दूसरी भैंस को ये इन्फेक्शन होगा तो उसके लार्वा निकलेंगे, तो इसने ऐसे खा लिया होगा, या किसी भी मध्यस्थ मेजबान के रूप में इसमें पहुंच गए। तो इसकी ये वयस्क अवस्था थी, या इसकी लास्ट स्टेज के सेगमेंट थे ये। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फीता कृमि हो, या कोई टैप वर्म लाइक हो। एक्चुअली में हम इस यहाँ पे कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो करवा नहीं सकते कि नहीं ये पक्का यही हो, लेकिन जहाँ तक है मेरा मानना है कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टैप वर्म हो। तो हमने सबसे पहले इसकी डीवॉर्मिंग करवाई। डीवॉर्मिंग के रूप में स्पेसिफिक ड्रग इसके लिए प्राइजिक्विंटल होता है, लेकिन प्राइजिक्विंटल चूंकि उपलब्ध नहीं था, तो सुषमा फार्मा का ड्रग आता है जिसे ऑक्सीक्लोजनाइड होता है, उसमें 0LF के नाम से एक सायरप आती है, तो वो सायरप को पिलवाया। और पैरासाइटल डिसीज में कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल डिसीज में असर करता है, तो इसलिए फिर भी कभी कभी OTC इंजेक्शन का यूज कर सकती हैं, IV लगा करके। OTC इंजेक्शन बहुत ही शानदार इंजेक्शन रहता है प्रोटोजोल डिसीज के लिए, या फिर परजीवी जनक, या फिर आंतरिक आंतरिक जो परजीवी वाली बीमारियां होती हैं उनके लिए OTC ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन बहुत ही शानदार इंजेक्शन माना जाता है। उसको हमने इसमें डाला है 40 ml। और उसके बाद में इसमें हमने एक एट्रोपिन इंजेक्शन का भी यूज किया था, क्योंकि दस्त बहुत तेजी से कर रही थी। एट्रोपिन इंजेक्शन को IV लगाने से आंतों की जो संकुचनशीलता होती है वो कम हो जाती है। और इसमें हमने उसके बाद में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज किया। उसमें मल्टीविटामिन जो चूँकि बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि उससे जानवर को थोड़ा ताकत मिल जाती है, थोड़ा एनर्जी फील करता है। मल्टी विटामिन के रूप में हमने इसमें ट्राइवेट इंजेक्शन डाला। और
प्लस एक इंजेक्शन और डाला न्यूरोकाइन 10 ml मैनकाइंड फार्मा का। उसके बाद में इसमें मैं टोनोफॉस्फेट इंजेक्शन का भी यूज किया। टोनोफॉस्फेट जब भी किसी भैंस को ड्रिप लगाई जाती है तो उसमें एनर्जी देने के लिए या फिर ताकत के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो मल्टीविटामिन ट्राइवेट, न्यूरोकाइन और टोनोफॉस्फेट का यूज बहुत अच्छा रहता है। और किसान भाई को समझाया कि जितने भी आपके पास पशु हैं उनकी सबसे पहले डीवॉर्मिंग करवाएं, और डीवॉर्मिंग बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। एक साल में कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार पशुओं को खाली पेट वाली दवा या पेट की कीड़ों वाली गोली अवश्य खिलवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसका अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि इलाज के दौरान या बहुत इलाज करने के बावजूद भी जानवर सही नहीं होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसमें लीवर फ्लूक पनप जाते हैं या फिर स्टोमक वर्म या फिर इंटेस्टाइन वर्म, तो अंदर के जो अंग होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इनने बताया कि इसने ब्लीडिंग वाला डायरिया किया, तो मतलब इंटेस्टाइन को इसने कहीं ना कहीं रप्चर कर दिया है। इसने कहीं ना कहीं इतना रप्चर किया है और बहुत सारा ब्लड निकल चुका है गोबर के थ्रू। फिर हमने इसका इलाज किया। इलाज लगातार इसका 3 दिन इलाज चला और दूसरे दिन से ही इसने खाना पीना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया था। और चौथे दिन तो इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से ये गोबर कर रही है। गोबर बिल्कुल बंधा हुआ निकल रहा था, ऐसा इन्होंने बताया। और दूसरे दिन भी हमने इसमें इंजेक्शन के रूप में एक एंटीबायोटिक, एक एनाल्जेसिक और एक मल्टीविटामिन, एक CPM इंजेक्शन का यूज किया। यही इसमें तीसरे दिन किया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हमने ड्रिप के तौर पर 2 RL बोतल, 2 D10 बोतल लगाई थी और 5 बोतल मेट्रोनिडाजोल जो ह्यूमन वाली आती हैं उन्हीं को लगा दिया, जिससे कि पेट में मरोड़ वगैरह ना रहे। और इसमें उन्हें हमने बताया रूमेन FS पाउडर का यूज भी करवाया और लीवर टॉनिक सायरप भी इसको लगातार 3 से 4 दिन के लिए दिलवाई। और मल्टीविटामिन के रूप में बीटा हेड एक सायरप आती है, या फिर सरल, बहुत सारी कंपनियों की बहुत अच्छी सायरप आती हैं, उनका यूज करवाया। ऐसी ही मज़ेदार और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देख करके अपने पशुओं का इलाज कतई ना करें। नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। थैंक यू।